मैं इस नतीजे पे आया कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हमें धरना ख़त्म करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और धरना शुरू हुआ तो जितने पुरउम्मीद इमरान खान साहब थे और डॉक्टर कादरी साहब थे कि ये धरना और ये लॉन्ग मार्च हमारा कामयाब हो जाएगा, उतना ही पुरउम्मीद और यकीन जो है शेख रशीद साहब को भी था कि इस धरने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं होंगे। लेकिन फिर हमने देखा 126 दिन के बाद जब पेशावर का सानिया हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ये धरना जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन उनका जो मुतालबा जुडिशल कमीशन का है वो बरकरार रहा। उस दौरान हमने देखा था कि शेख रशीद साहब भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी के तौर पर उनके साथ मौजूद थे। लेकिन इस फैसले के बाद जो है धरना ख़त्म करने के फैसले के बाद शेख रशीद साहब जो है वो सियासी मंजर से हमें गायब होते हुए नजर आए। मीडिया पर भी उनकी अपीयरेंसेज नहीं हुई, लेकिन आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, और इनसे हम तमाम तर सवाल करेंगे कि इतने दिन वो कहाँ थे, क्या वजह है कि वो ना तो हमें सियासी मंजरनामे में नजर आए ना हमें मीडिया पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा मैं और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ गायब हो गए थे? कोई मायूसी तो नहीं थी कि धरना खान साहब ने ख़त्म कर दिया? देखें, ये तो बात की बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला होना है इस वक्त कौम सारी फ़ौज के साथ है, या फ़ौज ने करना है या अवाम ने सड़कों पे करना है। ये नाहल, नकम्मी, नलायक, नकट्ठू और झूठी, कॉवर्ड, बुज़दिल क़यादत जो है, आपने देख लिया है कि उस दिन 16 और 27 को इन्होंने मास्टर लाल के सामने तो सारे ने जनाब अली गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। जो सियासतदान अपनी जुबान पे नहीं कायम रहता, वो कौम से किए हुए वादे के साथ कैसे कायम रह सकता है? ये अब इनका फैसला, इन्होंने क्या करना है। मैं ज़ाहिर है अवामी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी इस इलेक्शन में भी, और हमने 128 दिन में एक दिन भी नागा नहीं किया। हालांकि लोगों ने बड़ी बातें की जी कि हमें शायद उनके जलसे या ये, हम बहुत बड़ा जलसा रात टीवी पे करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं। शेख साहब, और आज पाकिस्तान, आप कहाँ थे इतने दिन? आप क्यों गायब हो गए? क्या उसकी वजह ये थी कि बस धरना खत्म हो गया और आप मायूस हो गए थे कि धरना इस तरह खत्म हुआ? जाने दें इन बातों को। मेरा ख्याल है मैंने अपनी राय नईमुल हक और क्या नाम है उसका, उनसे ये दी थी कि धरना ख़त्म कर दें उनके फैसले के बाद, लेकिन कंटेनर वहीं रहे। क्योंकि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ डाजी है और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और बड़ी खूबसूरत बात आसिफ जरदारी ने की है, कभी कभी सच जो है वो बाहर झलकता है। उन्होंने फरमाया कि मैं और नवाज शरीफ दोनों कहीं इन कोर्ट्स की नजर ना हो जाएं, और यही इत्तेहाद का पेश खैमा है। यही दोनों में अंजमन इमदाद सताइश बाहमी का बुनियादी मंशूर ये है कि तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, तुम बनाओ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बनाऊं, तुम कमाओ खाओ और मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बनाऊं। देखें, कौम पर इतनी बड़ी क़यामत गुजरी है। ये 6-6 डिशें, 6-6 स्वीट डिशें खाते रहे, शर्म नहीं आती इनको? शर्म से डूब मरो। कोई हाल है कौम का? मुझे अब बात करने दे, सवाल आप छोड़ें, आज सवाल छोड़ें परे, फिर कर लें आप। देखें कौम क्या चाहती है। कौम घिरी हुई है, 4 दिन से लोग रो रहे हैं। आज एक जहाज नहीं हटा सके ये नलायक। एक रनवे पे हम एटॉमिक फोर्स हैं जी, हम एटॉमिक कुव्वत हैं। हमारे पास कॉन्टिनेंट के मिसाइल हैं, एयर टू एयर हैं, एयर टू फलां एयर। और हमारी हुकूमत की कारकर्दगी के सूबाई दारुल हुकूमत में आज कहीं एक जहाज हटाया गया। यहां किसी को अड्डा पीर वधाई से वो पाना शाना लेके जाता और वो जैक शैक लेके जाता तो जहाज को परे कर देता, क्योंकि नाहल लोग नवाज शरीफ ने लगाए हैं। ये शुजात, ये शौका अजीम, पता नहीं क्या नाम है उसका, ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो रातों को जागते हैं, दिनों को सोते हैं। जब दिनों को जागने वाली क़यादत आए और रात को अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह इस मुल्क के हाल पे रहम कर, ये इस्लाम के नाम पे लिया है,
लेकिन सर ये अगर हमने अगर मुसलमानों रनवे पर की से जहाज को नहीं हटाया गया 3 दिन तक, तो इसमें जिम्मेदारी डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब पे कैसे आ जाती है? मतलब हमारे इदारे कमजोर हो रहे हैं, वो आज की बात नहीं, वो तो सालों साल से हो रहे हैं। जब कोरिया में एक जहाज डूब गया, वो जहाज कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने डूबा था जी। एक साउथ कोरिया में जहाज डूब गया, वो क्या, वो जहाज का पायलट जो था, वो ड्राइवर जो शिप का था, वो कोरियन प्राइम मिनिस्टर था। उसने कहा नो, मैं सो नहीं सकता। क्या हुआ जापान में जब ये सूरत हाल हुई? उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा आई एम लीविंग। ये जाएंगे तो इनका सारा खाता चला जाएगा, इनकी सारी सोने की कानें चली जाएंगी जो इन्होंने हमारे जरिए बनाई है, और ये खानदानों की हुकूमत है जी। मुझे बताएं तीसरा कौन वजीर है? और जब मैं लोगों को कहता हूं आज देखें कहां हैं वो लोग, हमें हर पार्टी में एक दो लोगों को ये रख लेते हैं कि चलो जी ये तो हैं, ये शेख रशीद तो है जनाब, ये डिफेंड करता रहेगा, ये क्या जी ये पड़ जाएगा। असल फैसला खानदान के अंदर है, खा वो समधी हो, खा वो बेटा हो, खा वो भतीजा हो, खा वो भाई हो, नहीं लगता शेख साहब कौम कि पेशावर से आने के बाद इस रवैये में तब्दीली आई और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एपीसीज भी बुलाई, तमाम पार्टी से भी मुशावरत की और उसके बाद ये फैसले किए गए, तो वो सियासी इत्तेहाद के आपको पेशावर से आने के बाद भी नहीं नजर आ रहा? देखें, मैं अभी तो 15-20 दिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं कि ये 30 जनवरी तक आपको पता लग जाएगा ये इत्तेहाद क्या था। ये आर्मी एक्ट के तहत करते हैं, फौज जाने दे रही है, और फौज ने अपनी आज मीटिंग की है, इन्होंने अपनी आप मीटिंग की है। बेशक ये कहते रहे कि फौज और सियासी क़यादत ज़रब अज़ब की हम बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो ऑपरेशन शुरू हो गया था, फिर इन्होंने हमायत की। 4 दिन हो चुके थे ऑपरेशन को शुरू हुए, 4 दिन हो चुके थे, और झूठ बोलते हैं हमारे लोग और इस पे अतराते हैं। मुझे ये बताएं, ये कोई 18 साल दोशीजा थी जिन्होंने 20 पॉइंट पे हाँ की? अपने अपने इस वक्त जो इख्तलाफ मुझे बात करना, फिर मुझसे फिक्रा भूल जाता है, मेरी आमद रुक जाती है सारी। मैं कोई रिसर्चर के जरिए बात नहीं करता, या मैं कोई टीवी शीवी नहीं देखता, मैं स्ट्रेट वे आपको कह रहा हूं, इनको नहीं करना चाहिए था। उस दिन कहते कि हम नहीं कर रहे, भाई जुर्रत होनी चाहिए थी। मैं भी एक पार्टी का लीडर था, मैं तो खटकता हूं इन्हें, शुक्र है अल्लाह सुब्हान ताला मुझ पे खास मेहरबान है। मैं तो अगर जुबान दे देता मेरी गर्दन कट जाती, मैं उस पर कायम रहता, मैं वहां जो बात होनी होती जरूर करता, शायद मैं भी यही काम करता। लेकिन फिर चूंकि चुनाचे यूं इस तरह उस तरह ऐसे उसे ऊपर नीचे ये ना करता शेख साहब। लेकिन अहम बात तो ये सारी कि इस ये वक्त मगर और चुनाचे कौन कर रहा है? देखिए पीएमएलएन ने तो पहले दिन से मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ये वक्त की जरूरत है, और आज भी वो इस पर कायम है। मसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और एएनपी की तरफ से हमें बाद में नजर आया ना, वो अगर मगर की बात कर रहे हैं इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स पर। मैं समझता हूं अगर नवाज शरीफ साहब स्टैंड लें तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वो स्टैंड लें कि भाई मिलिट्री कोर्ट ठीक नहीं है, इसका ये अल्लाह उस दिन कहना चाहिए था। कौम को आप रात 1 बजे खिताब करते हैं और कौम सारी टीवी पे 12:30 बजे बैठी है कि यार इस दर्द में, जिसमें 150-200 बच्चे शहीद हो गए हैं, 150 बच्चे शहीद हुए, इससे ज्यादा जख्मी हो गए हैं, और पाकिस्तान में जो जख्मी हो जाता है वो ज्यादा बड़ा अजाब है। जब मुझ पे हमला हुआ, जो 3 शहीद हुए, जो 2 जख्मी हुए, वो बेचारे जिंदगी से आरी हो गए, अपाज हो गए। सर जी, इस मुल्क में कौम को यह एहसास करना चाहिए ये 2 नंबर के जाली लीडर हैं, इनमें विजन नहीं है दीवार के पीछे देखने का, और इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है। आप देखें जब हालात बदलेंगे इंडिया भी हमें आंखें दिखाएगा। ये सारा अफगानिस्तान अफगानिस्तान कह रहे हैं, याद रखें अफगानिस्तान भी हमें आंखें दिखाएगा। अगले महीने ओबामा जा रहा है इंडिया में, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, और सारी इस्लामी दुनिया का जो बैकफायर है, जो बैगेज है उसका, वो सारा यहां आके खुलने जा रहा है। और आपकी तैयारी क्या है जी? आपका क्या मैकेनिज्म है जी? शेख साहब, मुझे भी बड़ी जो है, आज भी जब हमने बताया कि आप हमारे प्रोग्राम पर होंगे तो फीडबैक ये भी आया है कि शेख साहब जो है वो कहाँ थे, पेशावर का सानिया हो गया। हमने उनकी मजम्मत तो पढ़ी टिकट्स पर, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना बयान हुआ, ना टीवी पर आके बात की। तो ये इतना बड़ा सानिया हुआ, उस पर आपका भी तो फर्ज था कि आप बात करें कौम से, और जो टीवी पे आप आते रहते हैं, लेकिन आपने उस वक्त ब्रेक लेना जरूरी समझा जिस वक्त ये सानिया हुआ था। लोग आपको सुनना चाहते थे, अगर आप समझते हैं आप एक सियासी लीडर हैं तो। मैं 2 दफा पेशावर गया, और मैंने केपीके की गवर्नमेंट को कहा कि उस दिन पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, बच्चों से भी मैंने सारा। फिर मैं अंदर से फट चुका हूं, अंदर से मैं आप क्या कहें, काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन का शिकार था, और मैंने सोचा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए।
बड़ी मुश्किल से दोस्तियां और इत्तेहाद बनते हैं कि उस पर असरअंदाज हो। सो मैंने अपने आप को अपनी तबीयत के बरखिलाफ कंट्रोल किया। मैं वहीं था जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने गनी मुश्ताक गनी को कहा नहीं यार कैंसिल कर दो, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि कौम जो है उसकी लाइन और लेंथ तो दुरुस्त है। ये कौन सा हादसा और सन है कि हमारी क्यादत जो है उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो कहती है दे आर नॉट व्हाट दे आर, जो कहती है वो करती नहीं। हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। लेकिन सर इस वक्त तो कहा जा रहा है जो अज़म मियां नवाज शरीफ साहब दिखा रहे हैं, उनकी जमात दिखा रही है, और जो इत्तेफाक राय वाय 20 नुकात पे उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए सर जोड़ के रोज बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, किस तरह उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीरियसनेस नहीं नजर आ रही उनकी तरफ से, कौम कहीं और है, कौम की लाइन लेंथ कुछ और है और हुकूमत की कुछ और है। फिर इसीलिए तो मैंने 15 दिन प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी फिर उसकी मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर डंडोरा पीटते रहते हैं आप सारे लोग। वो मैंने गो नवाज गो का कहा था, वो तो चलो जो कुछ हुआ। एक कुर्बानी का कहा था, उसको सारी दुनिया में उस पर प्रोग्राम हुए और फिर शो होते रहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज 17 दिन हो गए हैं, वेयर इज द रिजल्ट। कल 40वां हो जाएगा जी बच्चों का, कल 40वां हो जाएगा उन बच्चों का जिसको आगे रखकर आप सारी बातें कर रहे हैं। लोग रिजल्ट चाहते हैं, वेयर इज द रिजल्ट। मैं दोनों दफा मैं फोटो सेशन नहीं करना चाहता था लाशों पे जाके, सारे कैमरे वहां हाजिर थे। मैंने कहा नहीं यार प्लीज फॉरगिव मी टुडे, क्योंकि मेरे जज्बात मुख्तलिफ थे। हालांकि मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मेरा मुल्क की सारी औलाद मेरी औलाद है। इस मुल्क की यह बदनसीबी है, ये अपनों बच्चों में बांटते हैं, लोगों के बच्चों को डांटते हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब, आपने ये कहा कि आपकी जो सजेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये थी कि धरना बेशक खत्म कर दें लेकिन कंटेनर वहां से ना हटाए। क्यों आपने ये कहा था? आपका ये ख्याल था कि जरूरत पड़ सकती है फिर ये धरना कंटिन्यू करने की, और क्या इसके इम्कानात अभी मौजूद हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया है। टाइम गेन करना उनकी पॉलिटिक्स है और उनके पास गुंजाइश नहीं है इस दफ़ा पहली दफ़ा टाइम गेम करने की, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि नफ़रतों के बावजूद भी इंसान हुक्मरानी कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल इस किस्म का एक फ़ज़ा बना दी गई है। और वो सारे लोग जो जमहूरियत के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं, और उनको मैंने उसके एक फर्जंद के बारे में बिल्लो रानी कहा और क़यामत खड़ी हो गई। और हालांकि मुझे उसी वक्त टैक्सी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जितने टैक्सी ड्राइवर हैं, जितने घरों में काम करते हैं, वो सारे शेख रशीद के साथ, अवामी मुस्लिम लीग के साथ, उन्होंने उसी वक्त मुझे कॉल दी कि बिल्लो रानी इस प्यूटन के हॉस्पिटल में इस कमरे में ये फ़ोन नंबर है, ये दाखिल है। मैंने बच्चा समझ के मैं भी डरा। मैंने कहा नहीं यार, एक नाम मैंने मोहब्बत से दिया, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने कोई और बातें की तो फिर पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। सर ये एक्सपायरी डेट की लीडरशिप है, इनके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपायर्ड। कौम बार बार उनको ला रही है, 40 साल से ला रही है इनको। क्या हाल हुआ है हमारा? बच्चे हमारे बगैर नाश्ते के लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोग थू थू करते हैं आके लाल हवेली में। लोग कहते हैं नहीं हमने आपकी तकरीरों को चाटना है, बच्चा बगैर नाश्ते के जा रहा है। ये बातें तो आप पर भी अप्लाई करती हैं शेख साहब। 40 साल से आप भी सियासत कर रहे हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब है वो भी 40 साल से सियासत कर रहे हैं, तो यहाँ तो तमाम लोग ही जो हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी आप उठा लें, वो पिछले 30-40 साल से ही, इसमें कोई हैरत की बात तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मैं आम आदमी हूँ। मैं को ऑक्सफोर्ड, बर्कले, हार्वर्ड से नहीं पढ़ा हुआ जो बड़े फख्र से कहते हैं कि इधर उधर। मैं ये टाटों का पढ़ा हुआ आदमी हूँ, देसी मैले स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ। मैं मसाइल जानता हूँ, ये फॉरेन के पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट नहीं जानते। मैं आज भी कहता हूँ कि यासीन भुट्टो ने इकोनॉमी बेहतर चलाई इन सब लोगों से। उसने मर्सिडीज गाड़ियों से कहा सुजुकी गाड़ियों में बैठो, कोई शान नहीं घटती हमारी। बैठे लोग,
जिनेजो ने, दुनिया बेशक उसको इल्ज़ाम देती थी जी इसने फ्लोर मिल का एक रूलर लगा लिया जी, कैसे हुकूमत की। इन लोगों को भी वही पसंद है जो खुद भी खाए इनको भी खिलाए, खुद भी लूटे और इनको भी हिस्सा दे। ये सारे ठगों का गिरोह इकट्ठा हो गया है और इसलिए मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और मैं ये सोच रखता हूं कि मसले अब दो ही तरीके से हल हो सकते हैं। लोग आए, ये सब बातें बनाते रहें, ये बैंकरों में रहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेट मुझे है। आज 2 महीने हुए हैं, मैंने गाड़ी का लिखा है इसको इंटीरियर सेक्रेटरी को, मैं सोच रहा हूं हाई कोर्ट में जाऊं क्योंकि मैं लोकल करा सकता हूं। मेरे पास इतना आराम का मसला नहीं है कि मैं बाहर से इंपोर्टेड मंगाऊं। वो लेके बैठा हुआ ता वक्त है कि मैं मर ना जाऊं या मुझे कोई मार ना दे। सर अगर मुसलमान का ये ईमान नहीं, सियासतदान का हक है, हर उस शख्स का हक है जिसको इस वक्त थ्रेट है। लेकिन देखें, आपने भी बड़ी तकरीरें की ना जब आप धरने पे थे और कंटेनर पे थे, और मुझे याद है और मैंने ये प्रोग्राम में पहले भी आपसे डिस्कस किया, आपने कहा था कि इस धरने के बाद किसी एक की सियासत दफन हो जाएगी, या इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ साहब की। लेकिन सर बहुत से लोग ये कह रहे हैं ये धरना खत्म होने के बाद शेख रशीद साहब की सियासत दफन हो जाएगी। देखिए मैं क्योंकि वो बड़ी पार्टी थी उसके साथ था, मैंने अवामी मुस्लिम लीग को, इसलिए मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैंने नहीं फैलाया और मैं 6 साल से उसका डिफेंडर हूं और जो सही बात होगी उसको डिफेंड करूंगा, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। जो गलत बात होगी उसका मेरी अपनी पार्टी है, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, उनकी अपनी पार्टी के डिसीजन है। ये मेरी सोच थी, मेरा काम था पैगाम पहुंचाना। मैं तो खुद एतराफ करता हूं, आपके प्रोग्राम में कहा कि मार्च एंड तक 24, 26, 30 मार्च तक हमारी सियासत का फैसला हो जाएगा। मैं अब भी कायम हूं, हम हार जाएंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, हालांकि लोग समझते हैं मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे तो जब कुर्बानी नाकाम हुई, हालात और हादसात और क्या पता, अल्लाह को क्या पता कल क्या होना है, तो मुझे उसी दिन एतराफ किया। मैंने कहा हाँ भाई मैं गलत हुआ। मैं कोई ना पॉमिस्ट हूं ना कोई इल्म जाफर या कोई जानता हूं, मैं सियासी बात कर रहा हूं। मैंने आपके प्रोग्राम में कही इस मार्च तक फैसला हो जाएगा। अगर गैर मकबूल, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश क़यादत इस मुल्क का मुकद्दर है तो मैं टीवी पर अपनी हार को तस्लीम कर लूंगा। मार्च मैंने आपके प्रोग्राम में कहा और खुदा ना करे कोई बड़ा हादसा हो इस मुल्क में, क्योंकि अब ये हादसों का साल है। अल्लाह ताला 2015 को इस मुल्क पे, इस्लाम पे, अवाम पे अच्छा साल के तौर पर आपने ये भी कहा था शेख साहब हमारे ही चैनल पे, ये आपने कहा था कि अगर एक ठीक किस्म का जुडिशल कमीशन बना दिया गया जो कि मौसर हो, इफेक्टिव हो, तो फिर जो है 2015 इलेक्शन का साल होगा। अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये मुज़ाकरात जारी हैं और शेख शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया है कि हमने जो लचक दिखानी थी दिखा दी है, 22वीं नशिस्त की जरूरत हमें नहीं नजर आती, ये किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको डायलॉग जुडिशल कमीशन के? क्योंकि जब ये सानिया हुआ था पेशावर के बाद, इसके बाद लग रहा था ये जो सियासी एक तनाव है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वो खत्म हो जाएगा और दोनों ये मसाइल को अफाम व तफहीम से हल कर लेंगे। देखें फिर मुझ पे इल्ज़ाम लग जाता है। मैं तो कंटेनर पे कह रहा था कि इस जुडिशल कमीशन से कुछ नहीं निकलना, लेकिन मैं इमरान खान के सामने कहता था क्योंकि उसका मिजाज मेरे को समझता है, मैं उसके मिजाज को समझता हूँ। बाकी एक तूफान खड़ा हो जाता, इसीलिए मुझे कई बार कहना पड़ता है कि भाई आपकी अपनी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैंने सोचा कि इसको मैंने रीऑर्गेनाइज करना है तो खुदा मुझे भी पैसे दे सकता है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और मैं इसलिए समझता हूँ कि एक पार्टी आगे जा रही थी, मैं ये समझता हूँ और मेरी आज भी ये यकीन है, पॉलिटिकल मेरी सोच है कि नवाज शरीफ इनसे खेल रहा है। और जितना बड़ा 128 दिन का ये धरना हुआ, ये मामूली बात नहीं थी, एक हादसा हो गया, एक बहुत बड़ा सानिया हो गया, ठीक फैसला हो गया। सर बहुत सारे लोगों को आपकी सोच इस वक्त मनफी लगेगी क्योंकि तमाम लोग एक नए वजीर आजम को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरह का अज़म, इस तरह की जो उम्मीद हमें कभी नहीं थी, यकीन नहीं था कि शायद इस तरीके से नून लीग उठ खड़ी होगी इस दहशतगर्दी के मसले पे। आपको पता है राइट विंग की पार्टी रही है, लेकिन अब तो लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं और इसको जो है एक नई उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन आप में इस वक्त मुझे बड़ी नेगेटिविटी नजर आ रही है। बस मैं क्या कहूं, मैं वो ही कहता हूं जो सोचता हूं, मुमकिन है मैं गलत सोच रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। ये मुझे बताएं शेख साहब, ये जो आपके डाउट्स हैं मियां साहब को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, और जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि आपको एपीसी से फिर एक मरतबा बाहर रखा गया? क्योंकि मुझे याद है सितंबर 2013 में जो एपीसी हुई थी यही दहशतगर्दी को लेकर, उसमें भी आपको दावत नहीं दी गई थी और आप बड़ा गुस्से में थे कि दूसरी पार्टीज भी हैं जिनकी एक सीट है नेशनल असेंबली में, मेरी भी एक सीट है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। तो तलखी की वजह ये तो नहीं है कहीं? अब बाज़ चीज़ें अल्लाह सुब्हान ताला आपसे, अल्लाह मुझसे प्यार करता है क्योंकि तारीख़ लिखी जा रही है ना। उस एपीसी में भी जो कुछ हुआ
वो भी आपके सामने है। इस एपीसी की कार्रवाई पढ़ें और उस एपीसी की कार्रवाई पढ़ें, दोनों 90 के जाविये से इन्होंने टर्न लिया है। उसकी भी आप कौम को दिखाएं कि उस एपीसी में इन्होंने क्या बातें की, इस एपीसी में इन्होंने क्या बातें की, और एन 24 या 72 घंटे बाद इन्होंने क्या बातें की। लेकिन सर वजह क्या है, क्यों नहीं बुलाया जाता आपको? शेख साहब एपीसी में एजाजुल हक साहब मौजूद थे, शेरपाव साहब मौजूद थे। मुझे पता चला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक छोटी मोटी कोई बात की थी कि शेख साहब को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कोई भरपूर स्टैंड नहीं लिया जो कि बतौर इत्तेहादी शायद उनको लेना चाहिए था। ज़ाहिर है ये उनका काम तो नहीं बनता ना। मेरा ख्याल है मुझ में वो टैलेंट्स नहीं है। मैं उनके नज़दीक खटकता हूँ। नवाज शरीफ साहब को मैं समझता हूँ, वो समझते हैं कि क्योंकि और सबका नाम लिखा है FIR में, फलाना खान, फलाना शाह, फलाना ये, मेरा लिखते हैं मास्टरमाइंड शेख रशीद। यानी मुझे तो वो समझते हैं कि मैं बेसिकली बाबा मैं ईमान की हद तक सोचता हूं, ईमान की हद तक मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान के आम आदमी के मसले हल इनसे नहीं हो सकते। ये ढेर हैं दौलत के समुद्रों के, और ये जो कुछ है हमारी वजह से है। जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे, मरेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, अपने आप को मार लें, क्योंकि ऐसे माशरे में जिंदा है जहां ना इंसाफ है, ना पुलिस है, ना सिक्योरिटी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोजगार है, और बम भी बच्चों के लिए हैं, गोलियां भी बच्चों के लिए हैं। आप देखें कैसे कैसे निकम्मे लोग, लाखों लोग इस वक्त इनके फेवरेट ऐसे हैं। मैं पंजाब की बात नहीं करता, सिंध में भी एजुकेशन के बड़े इश्तेहार हैं जी, अरबों रुपए के, 1 लाख 1.5 लाख टीचर पढ़ाने नहीं जाता। ठीक है शेख साहब, क्या हालात हैं जी बिजली। शेख साहब मुझे एक ब्रेक लेने थे, मैं इसके बाद जो है इन तमाम इश्यूज पे बात करूंगा। आज ब्रेक में रहेंगे ना, लें बगैर ब्रेक के चलें। नहीं सर, ब्रेक लेना लाजमी होगा। एक ब्रेक के बाद मैं आप जरूर पूछूंगा कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस दहशतगर्दी के साथ साथ इंतहा पसंदी को भी ख़त्म किया जाए इस मुल्क से। एक फार्मूला तो हमने तैयार किया है, लेकिन आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है? मैं बात करूंगा इस पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि ये किस हद तक आपके ख्याल में जाएंगे, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है कि ये जंग जो है सिर्फ फाटा एरिया में नहीं लड़ी जाएगी, शहरों में भी लड़ी जाएगी। आपके ख्याल में नून लीग पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा में ये लड़ने के लिए तैयार है? मैं इसीलिए तो टीवी पे नहीं आ रहा था ना, क्योंकि सियासतदान कहता है मैं सच बोलता हूं, वो बोलते नहीं है। मैं क्योंकि सियासतदान नहीं हूं, एक आम मसाइल ज़दा लोगों से उठ के, हालांकि मैं इजीली किसी पार्टी को, मेरे पास वसाइल भी नहीं थे, लोगों ने कहा फिर तूने ये पार्टी क्यों है, इसलिए बनाई कि कौम मेरे प्रोग्राम में देखे कि इसमें सच होगा, 100% सच होगा। आप ये भी ऐड कर देना कि मसाइल का हल क्या है। फिर आप अगर इतनी नाउमीदी देंगे तो हल भी बता देना कि क्या मसाइल के होगा। हल देखें, मसाइल के हल के लिए मैं ये समझता हूं पाकिस्तान में जो 40 मेजर केसेस हुए हैं उसमें से 34 केसेस में लोग बरी हो गए, कोई शहादत ही देने के लिए तैयार नहीं है। तो मिलिट्री कोर्ट ठीक फैसला है इसका मतलब? क्या मेरी बात सुने, मैं एक दहशतगर्दी के कोर्ट में 8-7 साल कैद हुआ, मैं जेल में था, मेरे घर से कलाशनकोफ निकली, ट्रायल करने गए जेल में। ये जरा सुनने की बात है। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि यहां जो सैकड़ों लोग और लोग मुझे मिलने आते हैं, अगर एक जेल पिंडी से बाहर होती या जहां कोर्ट्स है, देखे ना, हर पढ़ाने वाला आदमी चाहता है मैं शहर में पढ़ाऊं, हर डॉक्टर चाहता है मेरी शहर में पोस्टिंग हो, हर कंपाउंडर चाहता है मैं शहर में लगूं, हर पटवारी चाहता है कि मैं शहर के नजदीक की आबादियों में लगूं। जज्बा जो है, क्या इस एपीसी ने देखा कि हर सूबे की अपनी एक जेल हो बाहर, जिसमें कि सिर्फ वो लोग जाएं? अगर अब मुझे बात कहनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बहुत सारों का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे अगवा बराए तावान की पेमेंट लोग जेलों में करते हैं, या एक आधा उस शहर में जो मौलवी है, मौलवी तो नहीं कहना चाहिए, काबिल एहतराम है, जो भी शख्स है, उनको करते हैं। आप कर क्या रहे हैं? बैठे कहां हैं? आपकी पुलिस मफलूज हो चुकी है। आपकी पुलिस
आप यकीन जाने, इस्लामाबाद में तो फिर भी सूरत हाल, आप सिंध की पुलिस को देख लें, तनख्वाहें डबल चढ़ के 3 कर दें, 40,000 60,000 कर दें। क्या इस महंगाई के दौर में तनख्वाह से उनका गुजारा होगा? साहब 2-3 मैं आपसे बड़े अहम सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि कौम जानना चाहेगी आपकी राय इस पर क्या है, आपकी सोच क्या है इस पर। मिलिट्री कोर्ट्स आपके ख्याल में बनने चाहिए? देखें जी, मिलिट्री कोर्ट्स अगर आप समझते हैं कि आपका निज़ाम नाकारा हो चुका है, आप इससे स्पीडी ट्रायल नहीं कर सकते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं क्या कहता हूं भाई, आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि ये जमहूरियत बचाने आए हैं, कुर्बान जाऊं इस अदा पे और पकड़ाई ना दूं। ऐसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो तो आप तर गए हैं समझे। कहते हैं जमहूरियत बचाने आए हैं, और कल किसी प्रोग्राम में मैं सुना है, मैंने देखा नहीं, किसी प्रोग्राम में मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये जमहूरी अदालतें हैं क्योंकि ये आइन के जरिए बन रही हैं, और जनाब इन्होंने कुछ नहीं करना, वक्त जाया करना है। अगर करेंगे मैं टीवी पे आके उनको मुबारकबाद दूंगा, कुछ किया मैं मानूंगा कि मेरी सोच को इन्होंने गलत करार दिया है। आप ये देखेंगे, ये ठीक है, कुछ जुर्रत ही नहीं रखते करने की। एक फोन कॉल इनको आनी है इनके पीए को, शाम इनको नींद नहीं आनी सारी रात। देखे ना, इनकी तो क्या चीज यहां है, दौलत इनकी बाहर है, औलादें इनकी बाहर हैं। हम हैं यहां जीने और मरने के लिए, हम मरेंगे पाकिस्तान में, हम जिएंगे पाकिस्तान में, हम लड़ेंगे इस्लाम के लिए, हम लड़ेंगे गरीब अवाम के लिए। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो लूट लिया, इन्होंने तो लूट इतना लिया, मैं हैरान हूं कि अभी तक इनकी लालच और तमा खत्म क्यों नहीं हुई। सर आप ये बार बार बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब कल कह रहे थे कि हमने 400 अरब रुपए का बेनिफिट पास किया है सार्फिन को। अगस्त से लेकर अब तक जो है तेल की कीमतों में हम मुसलसल कमी करते हुए आए हैं, और ये एक मामूली सा हमने इजाफा किया है जीएसटी की सूरत में 5% टैक्स बढ़ाकर। सर जी, कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये इत्तेफाक फाउंड्री से या दूसरी घर से नहीं दे रहे, पीछे से ही पेट्रोल सस्ता हो गया, और जो उस पर कमाई मलाई लेना चाहते थे वो 5% जीएसटी लेके इन्होंने कहा था कि हम 16% से ज्यादा नहीं करेंगे, 23-24% जीएसटी होगी। इन्होंने तो देनी नहीं, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, खाना फ्री है, दुम्बे के दुम्बे खा जाओ। जिसने 10 रुपए का नान लेना वो कहता है शेख साहब पेट्रोल सस्ता हो गया, नान नहीं सस्ता होया। सुबह में नाश्ते पे बैठना छोड़ दिया मोहल्ले में, और लोग कहते हैं पूरी सस्ती, उनकी ख्वाहिश छोटी छोटी है, वो कहते हैं जी किराया सस्ता हो। इनसे को कहता है नवाज शरीफ ताड़ा किराया सस्ता कराए, नवाज शरीफ ताड़ी रोटी सस्ती कराए। कोई इस मकतबा फिक्र, ना किसान खुश है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है, ना बेरोजगार नौजवान खुश है, ना रिस्क हलाल काम पकाने वाले खुश हैं। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, ये हाल है जी। नालायकी की इंतहा है। आपके बच्चे तो वैसे नालायक थे, यानी महा नालायक औलाद आपकी औलाद थी, लेकिन आपके पास दौलत इतनी है कि उनकी सारी नालायकियां छुप गई। उनमें ऐसी ऐसी फनी खराबियां इन सियासतदानों की औलादों में कि शायद खुदा ने उनको सजा के तौर पर ये औलादें दी। सर ये बड़ी एक्सट्रीम बात है, लेकिन अब वो देखेंगे कि वो भी कैसा परफॉर्म करते हैं आगे। मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, सियासत करना तो हर किसी का हक है, चाहे उसका बाप सियासतदान हो या ना हो। पड़ोसी के बच्चे की औलाद को भी अपनी औलाद समझो, अपनी पार्टी के वर्करों को भी अपना वर्कर समझो। ये मत समझो कि उनके गले में टिकट डाल दिया तो ये कौम उनको। मैं इसी कौमी बेदारी के लिए अवामी मुस्लिम लीग को ऐड कर रहा हूं कि कौम फैसला करे कि जो सही बंदा है उसको वोट दे, जो गलत बंदा है चाहे वो 2 घंटे ब्यूटी पार्लर लगा के आए या 3 घंटे डेंट निकाल के आए, उसे कहे नहीं यार सही नहीं, हमें नहीं कबूल। फिर वापस से एक दफा जुडिशल कमीशन वाली बात पे आऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप इस बात को अवॉइड कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात आपको कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? मैं अपनी राय पहले खान साहब को दे चुका हूं। मैं अब आवाम सुनना चाहेगी ना, खान साहब को तो आपने दे दी होगी अकेले में जाकर, लेकिन आपको क्या लगता है मुज़ाकरात? देखें, मैं पब्लिकली कह चुका हूं कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, काट के कनस्तर काटना पड़ेगा। ये पब्लिकली कह चुका हूं। देख लिया, उंगली टेढ़ी करके भी देख ली, मुजाहरे करके भी देख लिया, धरना करके भी देख लिया, शहर बंद करके भी देख लिया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला ना उसका भी। मंजिल से हम ज्यादा दूर नहीं है। मंजिल जो है, जो जुर्रतमंद और बहादुर लोग होते हैं वो मौत के मुंह से भी कामयाबियों को छीनते हैं। जो बुज़दिल लोग होते हैं वो वक्फों को, जो एक थोड़ा सा रुकावट पैदा हो जाती है, उसको नाकामी समझते हैं। जब रुकावट पैदा हो तो रास्ता बदल के अपना रास्ता निकालना चाहिए। अगर आपके बहाव में कोई चट्टान या हादसा या पहाड़ या नदी नाला आपके आता है तो आप रास्ता बदल के जाएं और इस कौम की तकदीर बदलें। और कौन सा रास्ता बाकी, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है तमाम ऑप्शंस जो थे आप लोगों के पास वो आप लोगों ने एग्जॉस्ट कर लिए। धरना, लॉन्ग मार्च,
शहर बंद करना, वो तमाम चीज़ें हो गई। आपके ख्याल में अगर मेरा ये सवाल सुन लें सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अगर लेट्स सपोज कामयाब नहीं होते, जुडिशल कमीशन पे इत्तफाक राय नहीं होता, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ये एहतजाज करने की कुव्वत रखती है? देखें, वो लोग जो कहते थे कि मैंने गलत मशवरे दिए, हालांकि नहीं दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 128 दिन में बहुत कुछ हासिल किया। 128 साल लगे रहते तो ये हासिल ना होता। 126, 27 मेरे हिसाब से तो 28 हो गए ना, हम तो 2 दिन पहले चले हुए थे ना। मैं तो 128 दिन वहां रहा हूं। मैं 128 दिन में देखता हूं कि बहुत सारी मेरा मतलब है उनको पजीराई मिली है। बहुत सारे लोगों का, इतने बड़े जलसे जो हैं ये बहुत महंगे जलसे होते, लोगों ने उनको रिस्पांस दिया है और रुकावटें रास्ता नहीं रोक सकती। अभी हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि सारे लोग कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, हमें साथ देना चाहिए, टेररिज्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए कौम के साथ। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अंदर सच हो उनकी ज़ुबान पे सच होता है, जिनके अंदर झूठ हो उनकी ज़बान पे झूठ और अय्यारी और चालाकी होती है। ये चालाकी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अगर ये 27 तारीख को, आज 16 और 17, 18 दिन हो गए हैं, अगर 18 दिन उसी दिन कहते यार ये आपने 20 पॉइंट माने हैं और अगर इसमें कुछ आगे पीछे भी करना है तो कर लो 1-2 दिन और। सर लेकिन वो सालों साल का गंद है सर, इतनी 15 दिन में तो नहीं साफ हो जाएगा ना। उसके लिए जाहिर सी बात है उन्होंने जो प्लान बनाया वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ऐसे तो नहीं कि आज ही हम इम्प्लीमेंट करके सारी दहशतगर्दी खत्म कर दें। हम आज जिसको आप गंद कह रहे हैं, यही जब अफगान वार थी इनको हमने सर पे उठाया हुआ था। हमारी सोच का म्यार भी, हमारा थिंक टैंक मतलब का थिंक टैंक होता है, हमारे एनजीओ मतलब के एनजीओ होते हैं। जब कौमी गैरत से आरास्ता सोचें पैदा होंगी तो दीवार के पीछे देखेंगी। नेशन का और कंट्री का इंटरेस्ट वॉच करेंगी। जब नेशन और कंट्री का इंटरेस्ट वॉच होगा तो उसमें लोग 10-10, 20-20 साल की मनसूबाबंदी करेंगे। ये एक वजीर नहीं जो 2025 तक मनसूबाबंदी करते हैं और 25 महीनों में घर चले जाते हैं। शेख साहब आखिरी बिल्कुल मेरे पास मिनट रह गया प्रोग्राम का। आज पहली तारीख है, 2015 का पहला दिन है। कोई बेहतर साल एक्सपेक्ट करें हम माशी तौर पे और ख़ास तौर पे इस दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से? मेरे मुंह में खाक जी, मैं तो इस पाकिस्तान का ये साल बड़ा हिस्टोरिकल साल देख रहा हूँ। बड़े सख्त और कड़वे फैसले ना किए हमने तो हम ये गांठें दांतों के साथ खोलेंगे और कड़े और सख्त फैसले करने के लिए वाकई सारी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन जिस इंजन के रिंग पिस्टन ही बैठे हों, प्लगों में कचरा फंसा हुआ, क्या उस इंजन के पीछे कौम को लगा के वो चढ़ाई चढ़ सकेगा? नहीं चढ़ सकेगा। ऐसी कॉस्मेटिक सर्विस कर रहा है। और मैं मेरे मुंह में फिर कह रहा हूँ खाक, पाकिस्तान के लिए 2015 बहुत ही अहम साल है। और मेरी दुआ है, और मैंने रात को भी अल्लाह से मांगी है दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे, इस्लाम पे और पाकिस्तान के गरीब अवाम पे रहम कर। लेकिन एक बात पे तो आपका और नवाज शरीफ साहब का इत्तेफाक है कि मुश्किल फैसले करने का वक्त है इस 2015 में, तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। आपकी भी यही सोच है, मियाँ साहब की भी यही सोच है। बिल्कुल एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा शेख साहब, खान साहब को मुबारकबाद दी है, तमाम बातें अफवाहें? मुझे नहीं मालूम, ये उसकी ज़ात का मसला है। मेरी खान साहब की हद से तल्लक है, उसके मेरी दोस्ती का तल्लक इमरान खान की ज़द तक है। आप सीधा सवाल करें ना, जो टीवी पे आ रहा है ना, मैंने उनसे बात की है ना मुझे बात पूछने की ज़रूरत है। ये उसकी अपनी लाइफ है, वो जाने और उसका काम जाने। मैं इतना अब 60 साल का मैं हो गया हूँ, मैं इस किस्म के सवाल करके जग हंसाई तो नहीं करना चाहता। ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, शेख रशीद साहब एक के बाद लंबे ब्रेक के बाद आज मीडिया पर फिर आए, हमने उनसे बातें की और वो सवाल भी पूछे जो कि शायद वो अपनी राय दे सकते थे एपीसी में, लेकिन एपीसी में क्योंकि उनको दावत नहीं थी, तो तमाम सवाल हमने उनसे पूछे कि उनकी आरा इन 20 नुकात पर क्या है और जो बाकी इस वक्त मामला हैं उन पर क्या है। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।